गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे सर्किट एनालिसिस एंड किरचॉफ लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो परिपथ विश्लेषण क्या है उसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है, एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें विभिन्न प्रकार के एलिमेंट जुड़े हुए हैं। विभिन्न प्रकार के एलिमेंट का मतलब यहाँ पर है रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, रिएक्टर है, बहुत सारे एलिमेंट, पावर सप्लाई है, सब पैसिव और एक्टिव एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो उनसे बिना विभिन्न प्रकार के एलिमेंट से जुड़ा हुआ एक प्रकार का जो जाल है उसको अपन यहाँ पर परिपथ बोलेंगे। ठीक है, तो इस परिपथ में आप देखते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को अपन एक बार देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो टर्मिनोलॉजी सबसे पहले बोलते हैं नेटवर्क। नेटवर्क या जाल। तो नेटवर्क या जाल क्या है कि एक ऐसा परिपथ जो विभिन्न प्रकार के सक्रिय और अक्रिय तत्वों से मिलकर बना हो। सक्रिय और अक्रिय तत्व मतलब कौन कौन से सक्रिय तत्व हैं? वो ट्रांजिस्टर है, डायोड है, जिनका इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई पर अपना खुद का रेफरेंस होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। और अक्रिय तत्व हैं जिसमें अपन रेजिस्टेंस बोलेंगे, पावर कैपेसिटर है, इंडक्टेंस कॉइल है, ये सब अक्रिय तत्वों में आते हैं। ओके, अब देखते हैं ब्रांच। तो ब्रांच क्या है? तो एक कोई भी परिपथ है, एक परिपथ में वह भाग, वह छोटा सा पार्ट जितने पार्ट में करंट का मान नियत रहता है, फिक्स रहता है। तो देखिए, इस परिपथ में देखेंगे तो करंट का मान देखिए, ए से बी तक करंट का मान नियत है, बी से ई तक नियत है, बी से सी तक नियत है, सी से डी तक नियत है। तो इस प्रकार से ए बी सी, बी ई, सी डी, ये सब क्या हैं? परिपथ के ब्रांचेज हैं। अब अपन बात करते हैं संधि या नोडल पॉइंट की। तो संधि या नोडल पॉइंट क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेज या शाखाएं जिस बिंदु पर आके मिलती हैं वह संधि बिंदु कहलाता है। अब देखेंगे कि यहाँ पर कि बिंदु बी पर आप देखेंगे कि ब्रांच ए बी और बी सी और बी ई, तीन ब्रांचेज यहाँ पर आके मिलती हैं। तो यहाँ पर बिंदु बी है, उसको अपन नोडल पॉइंट या संधि पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब एक अगला परिभाषा वह है लूप। लूप का मतलब है किसी भी परिपथ के अंदर वह भाग जिसमें धारा बहती है तथा उसका विभाजन नहीं हो सकता। तो देखिए आप, अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ए सी डी ई, क्या ये एक लूप बन सकता है? यह लूप बनने को तो बन सकता है, लेकिन इसका विभाजन हो रहा है। विभाजन कैसे हो रहा है? देखिए, दो अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है। कि यहाँ पर अगर मैं इस पूरे लूप की बात करूँ, यहाँ से लेके ए बी सी डी ऐसे पूरे लूप की बात करता हूँ, ये वाला, तो इस पूरे लूप में विभाजन कैसे हो रहा है? एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, तो ये लूप नहीं बन पाएगा। लेकिन मैं ए बी ई एफ ए, यह एक लूप बन सकता है। दूसरा है बी सी डी ई बी, ये दूसरा लूप बन सकता है। ओके, तो यह एक लूप बन जाएगा। अब अपन इस परिपथ का एनालिसिस करते हैं। परिपथ का एनालिसिस अपन यहाँ दो प्रकार से करेंगे। सबसे पहला तरीका है वह है ओम का नियम या सिंपल तरीका, ओम्स लॉ यूज़ करते हुए। दूसरा है किरचॉफ्स लॉ यूज़ करते हुए। किरचॉफ का नियम क्या है उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अपन इसी परिपथ को वापस बनाते हैं। परिपथ मैंने बनाया कि ये देखिए R1, R2, R3 और R4 चार रेजिस्टेंस लगे हुए हैं चित्र के अनुसार। तथा इसमें एक पावर सप्लाई लगी हुई है, वोल्टेज लगा हुआ, विभव लगा हुआ है। तो अपन इस परिपथ की बात करते हैं। अब इस परिपथ का विश्लेषण का मतलब, एनालिसिस का मतलब यह है कि इसके प्रत्येक लूप में, प्रत्येक शाखा में, प्रत्येक नोडल पॉइंट पर अपन को करंट, विभव और पावर इन सब के बारे में जानकारी हो। अर्थात उसके प्रत्येक पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सारी जानकारी पता हो, कितना विभव है, कितनी करंट बह रही है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। ओके, तो देखिए आपके पास में जब ये डायग्राम दिया गया तो इस डायग्राम में प्रत्येक परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले अपन ओम का नियम यूज़ करते हैं, ओम्स लॉ यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो यहाँ पर आपके पास दो लूप दिए गए हैं, लूप 1 और लूप 2। तो लूप 1 है, इसमें पावर सप्लाई कनेक्टेड है, जबकि लूप 2 है, इसमें देखिए पावर सप्लाई कनेक्टेड नहीं है, लेकिन लूप 1 से ये कनेक्टेड है। तो पहले अपन इस परिपथ को आसान या सिंपल परिपथ बनाएंगे, जो अपने पढ़ा था रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, उसका यूज़ करते हुए। तो देखिए, आप इस परिपथ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि R2 और R4 परिपथ आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, R2 और R4 परिपथ हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। इसका लास्ट वाला हिस्सा R4 के प्रथम वाले हिस्से से जुड़ा हुआ था। R2 का लास्ट वाला हिस्सा है, सी रहा है वो R4 के प्रथम सीरीज से जुड़ा हुआ है, तो ये सीरीज में, तो इनको सीरीज कनेक्शन कर देंगे। तो मैं देखिए R2 कनेक्टेड विद सीरीज R4। तो देखिए R2 सीरीज R4 है, इसका मतलब सीरीज जोड़ कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा R2 + R4। तो इसको मैंने नया रेजिस्टेंस बोल दिया, दैट इज कॉल्ड R डैश।
अब देखिए यह परिपथ था, इसको वापस नया बना दिया है, वापस R1 R3 और इसके साथ में R2 और R4 की जगह मैंने कर दिया R डैश, जो कि R3 के साथ में पैरेलल में है। तो देखिए अब मैं इसमें R3 और R डैश है, इसका आपस में कॉम्बिनेशन चेक करूँगा तो ये हो गया R3 पैरेलल विद R डैश। तो R3 पैरेलल विद R डैश है, तो इसके जब ऐसा होता है तो आप सीधा लिख सकते हैं कि R3 R डैश प्लस R3 प्लस R डैश बराबर R डबल डैश। ये नया परिपथ रेजिस्टेंस बन गया। अपन इसको 1/R3 प्लस 1/R डैश से करेंगे तो वो भी ऐसा रहता है। और देखिए लास्ट में R डैश बराबर R3 R डैश प्लस R3 प्लस R डैश के नाम से आ जाता है, जो अपना यही मैंने याद किया, ठीक ऐसे ही आ गया। ओके, अब मैं R डैश का मान रख देता हूँ। R डैश का मान क्या है, R2 प्लस R4 है, तो R डबल डैश बराबर R3 R2 प्लस R4 डिवाइडेड बाय R3 R2 और R4 का योग हो गया। तो ये अपने पास में मान आ गया। ओके, इस प्रकार से अपन ने R डबल डैश का मान भी ज्ञात कर लिया। अब इसी परिपथ को थोड़ा सिंपल आगे बढ़ते हैं। देखिए अपन ने, मैंने बोला कि ये मैंने बोला पार्ट 1 और फिर पार्ट 2, 1 से 2 में चले गए। ओके, अब 2 से आ गए हैं पार्ट 3 के अंदर। ओके बच्चा लोगों, तो 2 से 3 में कैसे आए हैं, अपन ने क्या किया है, जो R3 के साथ में R डैश का कॉम्बिनेशन था जिससे R डबल डैश नया रेजिस्टेंस बना, तो ये नया परिपथ बन गया है। पावर सप्लाई प्लस माइनस आई R1 है और इसके साथ R डबल डैश। आप देखेंगे R डबल डैश और R1 कैसे जुड़े हुए हैं, आप बताएंगे ज़रा। तो स्टूडेंट आप देखेंगे R1 के साथ में R डबल डैश है, वह सीरीज कनेक्शन है, क्योंकि देखिए R1 का अंतिम सिरा R डैश के प्रथम सिरे से कनेक्टेड है। तो R1 सीरीज विद R डबल डैश, तो ये नया परिपथ इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो R ट्रिपल डैश हो गया बराबर R1 प्लस R डबल डैश। तो R ट्रिपल डैश बराबर R3 R2 प्लस R4 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R2 प्लस R4 प्लस R1। इस प्रकार से अपने नया परिपथ बना दिया है, नया रेजिस्टेंस बना दिया। अब इसका मान वैल्यू रख देंगे अपन, जो R डबल डैश है उसकी वैल्यू रखेंगे, R डबल डैश की वैल्यू रख के अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास में ये वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू क्या है, R2 R3 प्लस R3 R4 प्लस R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R4 R1 R4 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 प्लस R4। और लास्ट के अंदर अपने पास में लास्ट जो परिपथ आ गया वह ऐसा आ गया। देखो यह एक रेजिस्टेंस हो गया, एक बैटरी हो गई, तो इससे अपन कुल करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। कुल करंट का मान ज्ञात करेंगे तो I बराबर V बटे R3। तो R1 में बहने वाली धारा, अब देखिए ये करंट है, ये करंट इस परिपथ में बह रही है, आप देखेंगे तो। अब वापस चलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में कि करंट I का मान अपन ने ज्ञात कर लिया, I का मान V अपन R ट्रिपल डैश हो गया। तो R ट्रिपल डैश की वैल्यू अपन को ऑलरेडी पता ही है। अब चलते हैं R4 से R1 में, तो यहाँ पर भी तो अपनी I जो करंट है वही बह रही है ना, तो I करंट बह रही है, तो ये I करंट R1 में भी बहेगी और R डबल डैश में भी बहेगी। तो R1 में भी यही बह रही है और R डबल डैश में भी बह रही है, तो अर्थात R1 में बहने वाली धारा का मान भी क्या है, V अपन R ट्रिपल डैश। तो इसका मान भी क्या हो गया, V अपन R ट्रिपल डैश, और R डबल डैश में बहने वाली धारा का मान वही है, ठीक है। ओके, अब वापस अपन 2 नंबर में चलते हैं। वापस 2 नंबर में चलेंगे तो अपन बस परिपथ ये आ जाएगा। तो इस परिपथ में देखेंगे अपन कि R1 में तो अपनी धारा थी वह अपने ज्ञात कर ली, लेकिन जैसे ही इस संधि पॉइंट पर आएंगे तो वह धारा 2 भागों में बढ़ जाएगी। तो एक प्रतिरोध R3 होगा और एक R1 डैश होगा। तो R1 और R डैश और R3 के अंदर अलग अलग धाराएं बहेंगी। तो उसमें R3 के अंदर बहने वाली धारा और R1 डैश में बहने वाली धारा का मान है वह अपन जो I धारा थी उसको 2 भागों में बांटेंगे, तो 2 भागों में अलग अलग बढ़ जाएगी। तो धारा क्या है कि प्रतिरोध के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो उसके द्वारा अपन R3 और R डैश का मान में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कर लेंगे। अब R2 से R1 में आते हैं, तो देखते हैं अपने R1 में धारा का मान ज्ञात कर लिया, R3 में धारा का मान ज्ञात कर लिया, और R डैश में धारा का मान अपन ने यहाँ पॉइंट नंबर 2 से ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ पर R2 और R4 दोनों हैं वो सीरीज कनेक्टेड हैं और जिनका वैल्यू है वो R डैश है, अर्थात R2 और R4 के अंदर भी अपन धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से अपन ने R1 R2 R3 R4 सब में धारा का मान ज्ञात कर लिया। अगर अपन को धारा का मान ज्ञात हो गया तो प्रत्येक में बहने वाली धारा का मान है वह उससे जो परिपथ से बहेगी तो वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगी। तो पोटेंशियल ड्रॉप जितना होगा, यहाँ पर ये प्लस माइनस है, धारा की दिशा के अंदर इसकी प्लस दिशा है, ये माइनस दिशा है, ये प्लस दिशा है, माइनस दिशा है, प्लस दिशा माइनस दिशा है, प्लस दिशा माइनस दिशा है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो है बिंदु A और B के बीच में विभव का मान होगा। ओके बच्चा लोगों, तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया है कि ये ओम का जो नियम है, ओम्स लॉ यूज़ करते हुए अपने परिपथ का विश्लेषण किया है। अब अपन सेम टॉपिक रिपीट करेंगे, लेकिन वो करेंगे अपन नए तरीके से, दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, या विद्युत धारा के लिए किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के 2 नियम है विद्युत धारा के लिए, किसी भी परिपथ के लिए, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं। पहला नियम है किरचॉफ का धारा नियम या किरचॉफ करंट्स लॉ,
या KCL, या फिर इसे नए नाम से बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। पहले नियम को 3 भागों से बोलते हैं, 3 नामों से बोलते हैं, KCL किरचॉफ करंट लॉ और आवेश संरक्षण का नियम। दूसरा नियम वो है किरचॉफ का वोल्टा नियम या KVL या फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम। ओके, तो इसको अपन बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नियम आता है किरचॉफ का KCL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ अपन बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। तो KCL या फिर किरचॉफ का धारा नियम या फिर आवेश संरक्षण का नियम। यह नियम क्या कहता है कि किसी भी संधि बिंदु पर कोई भी परिपथ है, कोई भी परिपथ का कोई जाल है और उस जाल के किसी भी संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। ध्यान रखिए, धाराओं का योग शून्य नहीं होता है, धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। तो आप लिखेंगे किसी भी परिपथ में, किसी भी लूप में, किसी संधि बिंदु पर, किसी नोडल पॉइंट पर धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। अर्थात धाराएं, कुछ धाराएं उस संधि बिंदु की तरफ आ रही हैं, कुछ धाराएं उस संधि बिंदु की तरफ से दूर जा रही हैं, तो उसका सम जो अल्जेब्रिक सम है दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको अपने लिखा सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने एक नोडल पॉइंट बनाया, एक संधि बिंदु बनाया, सपोज एक संधि बिंदु है O। इसका आप यूज देख सकते हैं कि आप देखिए जब पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिक पोल लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल के अंदर करंट दौड़ रहा है और उस इलेक्ट्रिक पोल से विभिन्न प्रकार के हाउस के अंदर या विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में कनेक्शन दिए जाते हैं। तो एक पोल में जो तार है उसमें करंट बह रही है, आ रही है, और एक उससे कनेक्शन के थ्रू विभिन्न जगह पर जा रही है। तो आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट का मान बराबर होगा। अर्थात उस पोल के जो नोडल पॉइंट है जहाँ पर कनेक्शन है वहाँ पर अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट 0 होगा। तो अपन देख सकते हैं कि नोडल बिंदु मैंने O माना और इसमें विभिन्न प्रकार की धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं। तो मैंने I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 विभिन्न प्रकार की धाराएं हैं उनको बताया। और देखिए कुछ धाराएं सर्किट से बाहर आ रही हैं, कुछ अंदर जा रही हैं। तो I1 बाहर आ रही है, I2 बाहर आ रही है, I3 अंदर जा रही है, I4 अंदर जा रही है, I5 बाहर, I6 बाहर और I7 बाहर। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि बाहर आने वाली जो करंट हैं वो तो माइनस, और अंदर जाने वाली करंट है उसको अपन प्लस बोल देते हैं। और इस किरचॉफ के नियम को अपन ने लिखा भी है, किसी भी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। तो सिग्मा आई बराबर 0। तो सभी धाराओं को जोड़ दीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 I प्लस I5 प्लस I7, लेकिन धाराओं की दिशा के साथ में। धारा किस दिशा में? तो देखिए माइनस का I1, क्यों? I1 क्या है? I1 बाहर की तरफ आ रही है, माइनस का I2 वही बाहर की तरफ आ रही है, प्लस का I3 अंदर की तरफ जा रही है, प्लस का I4 अंदर की तरफ जा रही है। आप इसे चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए माइनस I1 फिर प्लस माइनस का I2 फिर प्लस का I3 प्लस I4 फिर प्लस फिर ब्रैकेट में माइनस का I5 फिर माइनस का I6 प्लस साथ में फिर माइनस का I7। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि धाराओं का अल्जेब्रिक सम अपन को 0 करना है। लेकिन जो परिपथ के अंदर की तरफ धारा आएगी प्लस और बाहर की तरफ जाएगी वह है माइनस। तो आप जब इनको जोड़ने के बाद में 0 को बराबर कर दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 के अनुसार। ओके, अब देखिए जो भी करंट बाहर की तरफ आ रही हैं और जो भी करंट अंदर की तरफ जा रही है उनको प्लस माइनस के अनुसार आपको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दीजिए। तो I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। क्योंकि क्या है, I3 और I4 प्लस हैं, बाकी माइनस है, उनको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में आप ट्रांसफर करेंगे तो प्लस माइनस आपस में चेंज हो जाएंगे। तो देखिए एक तरफ क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7, ये कौन सी करंट है? आप परिपथ में देखेंगे तो ये करंट है बाहर जाने वाली, बराबर I3 प्लस I4 ये अंदर आने वाली करंट। इसका मतलब क्या हुआ, अंदर आने वाली करंट बराबर बाहर जाने वाली करंट, दोनों बराबर होती हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी संधि बिंदु पर अल्जेब्रिक सम है वह 0 होता है करंट का। अब देखिए सिग्मा आई बराबर 0 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिग्मा आई बराबर 0 है, लेकिन वो आई क्या है? करंट ही तो है। कुल धाराएं, कुल टोटल करंट है वो 0 है, इसका मतलब करंट 0 है। करंट चाहे वो टोटल हो या कैसे भी, लेकिन करंट 0 है। तो करंट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर आई बराबर 0। आई का मतलब क्या है? करंट क्या है? चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन चार्ज, या आवेश प्रवाह की दर को करंट बोलते हैं। तो अपन इसको बोला dq बटे dt बराबर आई बराबर 0। तो यहाँ पर dq बटे dt बराबर 0 है, इसका मतलब क्या होगा? dq बटे dt बराबर 0, इसका मतलब dq बराबर 0, इसका मतलब q बराबर कांस्टेंट। अर्थात आवेश है वो निश्चित रहता है, आवेश है वो सॉरी नियत रहता है, निश्चित नहीं नियत रहता है। अर्थात वह क्या है? कांस्टेंट है, आवेश का संरक्षण होता है। तो इसलिए
इसमें प्रथम नियम को अपन बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। ओके बच्चा लोगों, अभी दूसरा नियम है, उसको बोलते हैं KVL या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या फिर उसे बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम भी। इसमें देखिए अपन ने एक सिंपल सा परिपथ बनाया है जिसे मैंने दो बैटरी लगाई हैं, दोनों को प्लस प्लस एक तरफ है, V1 प्लस R1 R2 और फिर V2 का भी देखिए प्लस और फिर माइनस, और इसका माइनस आपस में जोड़ दिया। चित्र अनुसार आप देखेंगे दोनों के प्लस प्लस और माइनस माइनस सेम तरीके से हैं। तो इसमें क्या है, किसी भी एक लूप में कोई भी परिपथ है उसके एक लूप में समस्त वोल्टताओं का बीजीय योग शून्य होता है। प्रथम नियम में क्या था, समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, इसमें समस्त वोल्टताओं का बीजीय योग शून्य होता है। तो किसी परिपथ में किसी लूप में एक निश्चित दिशा में चलते हैं तो वोल्टताओं का बीजीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा VI बराबर 0। यहाँ पर I का मतलब है I बराबर 1 से लेके N विभिन्न प्रकार के वोल्टताएं, जैसे V1 है, R1 में बहने वाली ड्रॉप वोल्टेज है, R2 में ड्रॉप वोल्टेज है, V2 है, सब वोल्टेज हो गई है, वोल्टताएं हो गई हैं। तो यहाँ पर I और RI, तो मतलब V बराबर IR होता है, तो इसको ये सफिक्स लगा रखा अपने I बराबर 1 से लेके N तक, तो वोल्टताओं का बीजीय योग अपन ने शून्य कर दिया है। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चा लोगों, कि जब आपका किरचॉफ का दूसरा नियम यूज कर रहे हैं तो आपको धारा की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी भी बैटरी को तरफ से अपन धारा की दिशा लेते हैं तो प्लस से माइनस की तरफ होती है, और रेजिस्टेंस के अंदर जो धारा बहती है तो वह सबसे पहले बहने वाली धारा की दिशा में उसमें वोल्टेज प्लस होती है। तो देखिए धारा की दिशा क्या है, इस प्रकार से, धारा की दिशा इस प्रकार से ना, तो यहाँ पर बैटरी पर वोल्टेज प्लस माइनस होगी, बहने से प्लस से माइनस की तरफ, क्योंकि देखिए प्लस से माइनस की तरफ, तो प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, और यहाँ पर आएंगे तो प्लस से माइनस है, माइनस से प्लस है। तो इसका मतलब ये IR1 प्लस IR2 प्लस V2 माइनस V1 हो जाएगा, जो अपन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन ने देखा है कि जैसे करंट बहेगी तो वह वोल्ट किसी भी, अब आप चाहें तो इधर से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इधर से भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, तब क्या होगा धारा की दिशा के लिए, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन माइनस प्लस, तब ये V2 आ जाएगा। लेकिन देखना पड़ता है कि अपन ने यहाँ पर ये माना है कि सपोज कीजिए कि V2 है, जो डायरेक्शन है V2 है वो छोटा है V1 की तुलना में। अगर V1 बड़ा है तो धारा की दिशा उसे मान लेते हैं अपन, और V2 छोटा है, V2 बड़ा तो उसी तरफ मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू क्या देगी, उसी से पता चल जाएगा। तो धारा की दिशा जब यहाँ से V1 से प्लस टर्मिनल से बहेगी तो ये सबसे पहले R1 में से बहेगी, तो R1 से बहते यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप करेगी तो इसकी दिशा हो जाएगी प्लस माइनस, फिर R2 में प्लस माइनस, फिर यहाँ पर V2 प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, इस प्रकार से। तो IR1 प्लस IR2 प्लस V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। तभी हो गया IR1 प्लस IR2 बराबर V1 माइनस V2, अर्थात दोनों पोटेंशियल इक्वल हैं, तो ऊर्जा का संरक्षण नियम अपना पे लागू होता है, ये तो आपको पता ही है। ओके, अब देखिए इसी परिपथ का आप विश्लेषण करते हैं, अपन किरचॉफ का दूसरा नियम यूज करते हो। आपके पास एक सर्किट दिया गया है जब वोल्टेज लगी हुई है V1, तो R1 है, R2 है, R3 है और R4 है। अब देखिए इसमें आप सबसे पहले देखिए लूप कितने हैं, और लूप में से ऐसे लूप कितने जिसमें वोल्टेज सप्लाई है और बिना वोल्टेज सप्लाई वाले लूप। तो देखिए लूप 1 और लूप 2 दो ही लूप हैं, और दो लूप है तो, और वो पहले वाले लूप के अंदर V जुड़ा हुआ है, दूसरे लूप में V या वोल्टेज सप्लाई नहीं जुड़ा हुआ है। तो अपन क्या करते हैं कि किसी भी एक डायरेक्शन में करंट ले लेते हैं। सपोज कीजिए लूप 1 में अपने डायरेक्शन घड़ी की दिशा में ले ली क्लॉकवाइज, और यहाँ पर करंट ले ली मैंने I1 करंट, I1 सपोज माना I1 करंट है, तो अपन को R1 R2 R3 और R4 सब में धाराओं को मान ज्ञात करना, कितनी धाराएं हैं। तो I1 धारा जब R1 में से बहेगी और बिंदु A पर आएगी तो I1 धारा दो भागों में जाएगी, एक तो R3 में जाएगी, एक R2 में जाएगी। तो मैंने बोला कि R3 में जाने वाली धारा का मान I3 है और R2 में जाने वाली धारा का मान I2 है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह, शर्त क्या है कि वह I1 धारा है। तो I1 धारा, इसका मतलब क्या हो गया कि I1 है वह दो भागों में बट गई है, I2 और I3, अर्थात आपके पास ये इक्वेशन मिल गई है कि I1 है, क्योंकि इस संधि बिंदु A के ऊपर धाराओं का बीजीय योग शून्य होना चाहिए, अर्थात I बराबर गई, अर्थात जितनी धारा आई उतनी चलेगी। तो संधि बिंदु A के ऊपर धारा कितनी आई है, वह I1 है, और जाने वाली धाराएं हैं I2 प्लस I3। ओके, अब देखिए आप इसमें लूप 1 और लूप 2 के अंदर धाराएं विभिन्न कर दी हैं, अपन बांट दी हैं, धाराओं का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। R1 में से I1 धारा बह रही है, A1 में जाने के वाले में A से जाने के बाद दो भागों में बट गई है, R3 में I3 धारा है, R2 के अंदर I2 धारा बही, और आगे R4 में भी यही धारा है, क्योंकि ये धारा एक ही लूप में चल रही है, तो ये धारा I2 ही है। फिर वापस देखिए बिंदु B पर आएंगे, बिंदु B पर आने के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ऊपर से धारा I3 आ रही है और इधर से धारा I2 आ रही है, दोनों मिलेंगे I2 और I3 मिलकर दोबारा I1 बन जाएंगे, ये परिपथ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, गॉट इट। तो यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ या KVL, यूजिंग KVL,
किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले लूप वन में देखिए, लूप वन में चलते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए वोल्टेज लगा हुआ है और इस वोल्टेज के अंदर प्लस डायरेक्शन से ऊपर की तरफ चलते हैं घड़ी की दिशा में। तो जब किसी भी वोल्टेज से प्लस डायरेक्शन में चलते हैं तो उसमें पहली वोल्टेज है वो प्लस माइनस की तरफ चलते हैं, वोल्टेज होगी वो धनात्मक होगी। तो देखिए I1 R1 ओके प्लस, फिर इधर देखिए ये भी इधर घड़ी की दिशा में चल रही है इसके साथ, तो फिर हो जाएगा I3R3 ओके। जब आएंगे ये प्लस माइनस, लेकिन ये माइनस प्लस हो गया है तो ये विपरीत दिशा में हो गया, माइनस दिशा में होगा, या फिर इसको अपन जीरो से बराबर करेंगे तो राइट हैंड साइड में ले सकते हैं। तो I1R1 प्लस I3R3 इज इक्वल टू V, ये अपना एक इक्वेशन मिल गया है ओके। अब चलते हैं लूप टू के अंदर। लूप टू में देखिए I2R2 प्लस I2R4, क्योंकि सेम ही है, दोनों सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब आगे की तरफ बढ़ते हैं करंट, तो जब बिंदु बी पर आएंगे और लूप को आगे की तरफ पूरा करेंगे, क्योंकि ए से लेके चालू होकर वापस बी से ए से खत्म हो जाता है लूप। तो देखिए I2R2 प्लस I2R4, और जब बी के बाद में लूप आगे की तरफ जाता है करंट, तो ऊपर से करंट आ रही है I3 है वो I2 के विपरीत दिशा में आ रही है, क्योंकि I2 है वो तो इधर से जा रही है और I3 ऊपर से सामने से आ रही है, अर्थात वह नेगेटिव हो जाएगी। तो हो जाएगी I2R2 प्लस I2R4, और बिंदु बी के बाद में क्या हो जाएगा, माइनस का I3R3 ओके, क्योंकि यहाँ ऊपर से दूसरी करंट आ रही है। तो अपना हो गया I2R2 प्लस I2R4 माइनस I3R3 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास में ये दो इक्वेशन आ गई हैं। चूंकि अपने पास में एक इक्वेशन ये भी है I1 बराबर I2 प्लस I3, तो तीन इक्वेशन मिल गई हैं और तीन ही करंट है अपने पास में, I1 I2 I3, तीन करंट या तीन अज्ञात राशियाँ और तीन ही समीकरण है। तो आराम से अपनी इस इक्वेशन को सॉल्व करके मान ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें से I1 I2 I3 में से कोई भी एक करंट को गायब कर सकते हैं इक्वेशन का यूज़ करते हुए। तो आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगे, दो ही अननोन बन जाएंगे। तो आप I1 I2 का मान ज्ञात कर लेंगे। सीधी बात, आप अगर आप I2 और I3 का मान ज्ञात करते हैं तो भी आप I1 ज्ञात कर लेंगे। आप I1 और I2 का मान ज्ञात करते तो I3 का मान ज्ञात कर लेंगे, कैसे भी कर लीजिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने एक रूल यूज़ किया है कि मैंने I3 बराबर I1 माइनस I2 मान लिया, ठीक है। तो जहाँ पर I3 वैल्यू है वहाँ पर I1 माइनस I2 रख दीजिए। तो देखिए I1 R1 प्लस I3 है, तो यहाँ पर मैंने I1 माइनस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू V कर दिया। दूसरे यहाँ पर I2 R2 इंटू R2 प्लस R4 है, माइनस का I3 R3 था तो इसको माइनस ब्रैकेट में I1 माइनस I2 ब्रैकेट बंद R3 बराबर 0। तो देखिए इस इक्वेशन को देखिए आप गौर से, इस इक्वेशन में क्या है, I1 R1 प्लस I2 माइनस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू V, I2 ब्रैकेट में R2 प्लस R4 माइनस I1 माइनस I2 ब्रैकेट बंद इंटू R3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, देखिए I1 और I2 दो ही अननोन है और दो इक्वेशन है। यहाँ पर V है वो कोई मान दिया जाएगा आपको, जैसे 5 वोल्टेज 8 वोल्टेज 10 वोल्टेज ऐसे, और ऐसे R का मान भी दिया जाएगा, R1 R2 R3 का मान 2 ओम 10 ओम 5 ओम। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेंगी वो केवल I1 और I2 के ऊपर बनेंगी। तो आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग वाला इक्वेशन बन जाएगा। आप इसे I1 और I2 का मान ज्ञात करेंगे, I1 I2 के मान के द्वारा आप I3 का मान ज्ञात करेंगे। इससे पूरे परिपथ का विश्लेषण हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि प्रत्येक परिपथ प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान कितना है। तो ओम का नियम है वह थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और वी कैन यूज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ करंट लॉ टू एनालाइज ए सर्किट वेरी इजीली। इसके ऊपर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अपन कल इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।